नमस्कार, मैं हर्षिता वेद पाठक और आप सभी का स्क्रीन ग्राफिया हिंदी में स्वागत है। आज हमारे साथ में जाने माने राइटर है। वो फिल्मों के राइटर नहीं है, बुक राइटर है और वो इतने जाने माने हैं कि उनको अपनी किताब के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। मैं बात कर रही हूँ अम्बरीश रॉय की और वो हाल ही में अपनी एक नई किताब लेके आ रहे हैं जो कि राज खोसला, जाने माने निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर राज खोसला, जिनकी ये 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है और उनके ऊपर ये किताब लिखी है अम्बरीश रॉय ने। तो इनका ये जो जर्नी है, राज साहब की फिल्में हैं, ये सब हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अम्बरीश जी, वेलकम टू स्क्रीन ग्राफिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अम्बरीश रॉय चौधरी है। और हाँ जी, प्लीज़। ओके, तो मिस्टर रॉय की राज खोसला की किताब मतलब एक रिमोट थॉट है, ये कैसे हुआ? बुक लिखने का ख्याल आपको कब आया? ओरिजिनली मुझे ख्याल नहीं आया, ये फैमिली से मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था कि वो सोच रहे थे एक किताब लिखने का। तो किसी ने उनको मेरा नाम बताया और वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो इस तरीके से ये चीज़ की शुरुआत हुई। राज साहब का जो एक करियर स्पैन तो काफ़ी लंबा है, बड़ा भी है और एक अनोखा है। तो आपने जब उनका इंडेक्स लिखा तो क्या कुछ लिया और क्या कुछ ओमिट किया? ओमिट का मतलब कुछ मैंने ऐसे अलग से कुछ छोड़ा नहीं है। उनके शुरू से 1950 से उनका जो काम रहा है, पहले गुरुदत्त के साथ और फिर उनका डेब्यू गुलाब से 1955 में, और उसके बाद टिल 1989 नकाब, आखिरी फिल्म उनके मौत से पहले, वहाँ तक पूरा मैंने कवर किया है। उनकी पूरी लाइफ, उनकी पूरी जर्नी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, बट लार्जली फिल्मों के बारे में ही बातें रही। तो पर्सनल लाइफ पे एम्फेसिस थोड़ा सा कम था और डिस्कशन फिल्मों के बारे में ज़्यादा था। आपने जैसे कहा कि फिल्मों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन था, तो कोई उनकी चुनिंदा फिल्में लेके उसमें से कुछ हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्या कुछ खासियत रही उनकी उस फिल्मों के बारे में को लेके? खासियत तो राज जी की क्या बताएं कि उनकी बेसिकली वैसे कहा जाता है कि उनका म्यूज़िक के ऊपर पकड़ काफ़ी अच्छी थी। तो उनके गाने जो होते थे, गुरुदत्त स्कूल से वो आए थे, तो गुरुदत्त की फिल्में जो है जाहिर है दे आर नोन फॉर द हाउ द सॉन्ग्स वर शॉट। जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग गानों में होती थी, तो वो राज जी के फिल्मों में भी थी। हर गाने में एक बिगिनिंग, मिडिल, एंड होता था, कि वो सॉन्ग पिक्चराइजेशन के थ्रू एक कहानी बताई जाती थी। तो अगर आप फिल्म ना भी देखें, सिर्फ गाने भी देखें, उसमें भी एक स्टोरी टेलिंग होती थी। और इसके अलावा उनकी टेकिंग जो थी, उनकी जैसे उन्होंने औरतों को प्रोजेक्ट किया है, फीमेल कैरेक्टर्स को प्रोजेक्ट किया है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। साधना जी के साथ उनका ट्रिलॉजी रहा, 3 फिल्मों में उन्होंने, एक्चुअली 4 फिल्मों में काम किया। वो कौन थी, अनीता, मेरा साया, और तो काफ़ी सारे लीडिंग लेडीज के साथ उनका कोलैबोरेशन रहा। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बट नोटेबल चीज़ें ये हैं कि गाने कैसे शूट करते थे, उनकी टेकिंग कैसे होती थी, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही यूनिक होती थी। और लेडीज़ को, उनके जो फीमेल कैरेक्टर्स होते थे, उनको लिखा कैसे जाता था, प्रोजेक्ट कैसे किया जाता था, वो बड़ा नोटेबल था उनका। राज साहब का जो करियर था उसमें वो मतलब स्क्रीन प्ले उनका बहुत ही अच्छा होता था। तो आपने जब किताब लिखी तो क्या कुछ डिस्कवर किया उनके स्क्रीन प्ले के बारे में? देखिए, स्क्रीन प्ले तो उनके खुद के राइटर होते थे जो स्क्रीन प्ले लिखते थे। तो और स्टेडी रहा है उनका कोलैबोरेशन शुरू से। तो और उनकी कहानियों के लिए वो ज़्यादातर फॉल बैक करते थे एडेप्टेशंस पे। तो बहुत सारी उनकी कहानियाँ लोगों को शायद पता हो, शायद ना हो, कि बहुत सारी कहानियाँ उनकी उपन्यास से ली गई। जैसे मराठी उपन्यास से बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली मैं तुलसी तेरे आंगन की, आशी तुझी प्रीत एक मराठी उपन्यास है, उसमें से ली गई थी। फिर उसके बाद मेरा साया, वो पाटलाग जो फिल्म बनी थी, राजा परांच पे डायरेक्टर थे, वो भी एक उपन्यास से ली गई थी। तो बहुत सारी फिल्में थी। दो रास्ते, वो दो रास्ते भी नीलांबरी नाम की उपन्यास थी, चंद्रकांत काकोडकर की, उसके ऊपर बेस्ड थी।
तो उनकी स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूट था, और कहानियों से एडेप्टेशन होता था। तो ये रहा है उनका, शुरू से रहा है कोलैबोरेशन। एकदम पहली फिल्म जो उनकी थी उसका स्क्रीन पे लिखा था नवेंदु घोष ने, मिलाप का स्क्रीन पे नवेंदु घोष, जो गुरदत्त के साथ और बाकी लोगों के साथ काम, बिमल रॉय के साथ बहुत सारा काम कर चुके थे। तो ऐसा उनका रहा है तामझाम स्क्रीन प्ले का। अच्छा, राज साहब ने शुरुआत की गुरदत्त साहब से, बाद में देवानंद, मतलब उनकी एक अच्छी खासी दोस्ती भी थी। तो उनके फैमिली मेंबर से कुछ आप बात कर पाए राज साहब के बारे में? किसकी फैमिली मेंबर्स? गुरदत्त साहब या देवानंद साहब के फैमिली मेंबर के बारे में? नहीं, देव साहब के तो देखिए अभी उनके बेटे हैं, बट वो बिजी रहते हैं और वो बाहर भी, देश के बाहर भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। मोहन चूड़ीवाला करके हैं उनके बहुत ही खास, वो फॉलोअर भी रहे हैं, फैन भी रहे हैं और एसोसिएट भी रहे हैं, तो उनके साथ बात हुई थी। गुरदत्त साहब के अभी कोई वैसे फैमिली मेम्बर, उनकी बेटी है सिर्फ, उनके बेटे भी, दोनों बेटे गुजर गए हैं, तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स से तो अलग से बात नहीं हुई। बट उनका काम बहुत क्लोजली स्टडी किया है, देखा है। अगर आप किताब पढ़ेंगी तो आप देखेंगी, तो उसमें गुरदत्त की सारी फिल्में, उसमें राज जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जो काम रहा है वो पब्लिक डोमेन में बहुत प्रॉपरली, बहुत ओपनली, बहुत ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं हुआ है। असिस्टेंट सब जानते थे, बट कितना उनका, किस लेवल का कंट्रीब्यूशन होता था, जैसे बहुत सारी फिल्मों में उनका वॉइस ओवर हुआ है, पर वो डिस्कशन कभी हुआ नहीं है। जैसे जाल जैसी फिल्मों में उनका वॉइस ओवर था शुरू में, उनके कैमियोज रहे हैं गुरदत्त की फिल्मों में असिस्ट करने के अलावा भी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हुई है कभी। मैंने कोशिश किया है यहाँ पे कवर करने की। देव साहब के साथ उनका कोलैबोरेशन काफ़ी लंबा रहा, बहुत सारी फिल्मों में रहा। तो ये सब कवर करने की कोशिश की है, फिल्में देख के और जर्नलिस्ट से बात कर बाकी लोगों से बात करके। तो उनकी जो लीडिंग लेडीज थी, मतलब वेदा जी, आशा जी, साधना जी और सिमी जी, बहुत अच्छा काम किया उनको। मतलब एक हीरोइन से जो एक्सट्रैक्ट करना होता है एक्टिंग की अदाकारी, राज साहब ने बहुत खूबी से किया। तो इनमें से किसी के साथ बात करके आपने कुछ अनसेड पॉइंट जो किसी को पता नहीं, ऐसे कुछ ग्रैब करने की कोशिश की है? देखिए, उनके जितने स्टार्स और एक्टर्स अभी हैं हमारे साथ, करीब करीब उन सबके साथ बात की है मैंने। वहीदा जी से बात की है, आशा पारेख जी से बात की है, मुमताज़ जी से बात की है जिन्होंने दो रास्ते में काम किया था, तो शर्मिला जी से बात की है, इन सब से बात की है। आशा भोसले जी से बहुत लंबी बात रही। लता जी गुजर जाने से पहले आखिरी इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यूज में से मेरा एक है वो बुक के लिए। तो बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बताई, बहुत सारे तजुर्बे शेयर किए। वहीदा जी ने मैं बहुत कुछ बताया, आशा जी ने भी बहुत कुछ बताया, मेरा गाँव मेरा देश के बारे में, दो वतन के बारे में, चिराग के बारे में। आशा जी ने बताया CID के बारे में, और 16वां साल, और बाद में आखिर में सनी की, शर्मिला जी ने सनी में काम किया। तो इन सब के साथ बात रही, इन सब ने बहुत सारी कहानियाँ बताई, बहुत कुछ बताया है वो सब किताब में। मतलब आप जिस तरह बता रहे, तो किताब पढ़ने की रुचि बढ़ रही है, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन ये किताब लिखते हुए आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं जिंदा इसमें। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि एक तो वो है नहीं, और उनके इर्द गिर्द आसपास जो लोग थे जिनके साथ उनका काम रहा, एटलीस्ट शुरुआती दौर पे, वो भी नहीं है। 1950s का बहुत टफ था, 1940s और 50s को ट्रेस करने का, कि पोस्ट पार्टीशन क्या हालात थे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। कुछ इंटरव्यूज़ उनके खुद के हैं, बट बहुत ही कम है इन्फॉर्मेशन। और उनके असिस्टेंट्स उस ज़माने में के कोई नहीं है, ना कास्ट मेंबर्स कोई है, ना क्रू मेंबर्स कोई है उस टाइम के, तो लगभग कोई ज़िंदा नहीं है उस समय से, बजाय वहीदा जी के। तो वहीदा जी ने कुछ चीज़ें बताई, और बाकी चीज़ें जो है नेशनल फिल्म आर्काइव में जो कुछ है वहाँ से रिसर्च हुई। और फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। हमारे लाइन का एक वो है कि बहुत लोग वो फिल्में, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, फिल्म का क्रेडिट खास करके अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वहाँ से बहुत कहानियाँ पता चलती है, असिस्ट किसने किया,
कोरियोग्राफर कौन है। जैसे सीआईडी में पता चला कि जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है भानु अथैया, उन उन जिनको बाद में ऑस्कर मिला गांधी के लिए, उनका पहला काम जो था सीआईडी के लिए था और उनका क्रेडिट आया था भानुमति के नाम से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको क्रेडिट से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। और फिर फिल्म फेयर के पुराने इश्यूज में जो गॉसिप कॉलम होता था उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि अभी फिल्म का शूटिंग चल रहा है, वहीदा जी शूट कर रहे हैं, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, या ये फिल्म पहले इस एक्टर को दिया गया था अभी ये कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें डॉट्स जॉइन करने में बहुत हेल्प होता है पुराने मैगजीन से, पुराने इंटरव्यूज से। और फिल्में बहुत अच्छे से अगर आप देखें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। प्रोमोशनल मटेरियल, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट चैलेंज यही था कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे उस समय के। राज साहब की फैमिली का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब उनके जो बेटी है उनके दिमाग में ये कभी आया कि पिताजी पे बुक करनी है, और उन्होंने आपको कैसे ढूंढा? फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है इस बुक में। जैसे कि आप देख रहे हैं बुक में भी एज को ऑथर्स भी मैंने बोथ द डॉटर्स आर मेंशन्ड एज को ऑथर्स। दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उन्होंने मेरे लिए दरवाजे खोले बहुत सारे स्टार्स को पहुंचने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, बहुत पेशेंटली अपने। देखिए बहुत आसान नहीं होता है। अगर मेरे फादर के बारे में कोई किताब हो या आपके फादर के बारे में पर्सनल चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना और लोगों के लिए पूरे दरवाजे खोल देना बहुत आसान नहीं होता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं, अगर एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ना अच्छी चीज़ें बोलें। वो लेजेंड है, उनकी सारी चीज़ें हम प्रमोट करें और प्रोजेक्ट करें, ये सब रहता है। इनके केस में ये था कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो सकूं उनके बारे में, कि उनकी जो हर इंसान में कुछ उनकी नाकामी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लेजेंड्स के भी बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ज़िंदगी में जो उनको इंसान बनाते, भगवान नहीं। तो इस केस में फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि आप सारी चीज़ें, सारे आयाम इस बुक में प्रेजेंट करो। तो उसमें बहुत सारा हेल्प था। मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना ऑब्जेक्टिवली। हमको लगता है कि पब्लिक में जो भी जाए, हमारे फैमिली के जो भी जाए, सब कुछ अच्छा जाए। तो उन लोगों ने बहुत इस चीज़ में दे वर वेरी हेल्पफुल। दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। दे हैव कॉल्ड अप दीज स्टार्स एंड हेल्प मी विद द इंटरव्यूज। दे हैव रेड थ्रू ऑल माई मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड गिवन मी फीडबैक। तो बहुत ही उनका कोऑपरेशन था। और शुरू में एक्चुअली बहुत सालों से ये लोग सोच रहे हैं, बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं फैमिली कि कुछ किया जाए फादर के लेगेसी का, कि उनकी कहानी जो है, और जो सही भी है कि सालों तक गुरुदत्त पे इतनी सारी किताबें आई, देव साहब पे इतनी सारी किताबें हैं, उनकी खुद की किताब भी है, बट सारी किताबों में सारी जगहों पे राज जी का नाम है, पर उनके बारे में दुनिया को सबसे कम मालूम कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो सिंगर बनने के लिए आए थे। कहने का ये मतलब है कि वो सिंगर बनने के लिए बॉम्बे आए थे, पर ये गलत है, क्योंकि वो बहुत छोटे से जब बॉम्बे आए थे और उसके बाद उनको मन हुआ सिंगर बनने का। बट तो ये कहानी, उनकी जर्नी लोगों को नहीं पता थी, तो ये उनको बतानी थी, तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे किसी को। तो उनको जितेश पिल्ले जो है फिल्म फेयर का, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, दे गॉट इन टच। मतलब ये इस किताब के जरिए आप एक इंसान में हर एक में ग्रे शेड होता है, वो आप इसमें पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रे शेड को ही ढूंढ के सिर्फ उसको प्रोजेक्ट करो। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें एक इंसान को इंसान बनाती है, कि हमें अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इतनी प्यारी नहीं है, इतनी अच्छी शायद ना हो, तो उन चीज़ों को जैसी वो है उसको वैसे प्रेजेंट करना, ये मेरी मंशा थी, ये करने का मन था। कितना हद तक कर पाया वो तो पढ़ के पता चलेगा। बट फैमिली ने इन चीज़ों पे बहुत सपोर्ट किया। जो उनकी डीमंस थी, उनके जो स्कार्स थे, उनके जो ये बोलते हैं ना, उनके जो घाव थे, वो भी मैं प्रेजेंट कर पाऊँ
इसमें, क्योंकि उनके फिल्मों में उनकी ज़िंदगी में जो दुख थे, उनकी परेशानियां थी, वो कहीं ना कहीं झलकता है, जो आज तक किसी ने देखा नहीं या देखने की कोशिश नहीं की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, सनी, बहुत सारी फिल्मों में, यहाँ तक कि प्रेम कहानी जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी, उसमें भी उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनकी जो मानसिक स्थिति थी उस समय उसको उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बट बताया नहीं है लोगों को। तो क्योंकि लोगों ने मन से फिल्म नहीं देखी या फिर उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में लोगों को पता नहीं थी, तो उसको मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। सेंसेशनलाइज नहीं किया है, स्कैंडलाइज नहीं किया है, पर उनको एक इंसान के तरीके से प्रेजेंट किया है कि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां थी, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कैसे कोशिश की अपने आर्ट में उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। मिस्टर रॉय, आपने इसके पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च के लिए एज ए राइटर बहुत दिक्कत होती है कि अपने वहाँ एक वो इतना अभी तक सोच नहीं है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या रिसर्च का तरीके इसको आर्काइवल मटेरियल में जमा होना चाहिए। तो एज ए राइटर, अवार्ड विनिंग राइटर, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो मैं हमेशा कहता आया हूँ और सोचता आया हूँ कि इंडिया में ना हम आर्काइविंग हमारी बहुत ही एक वीक पॉइंट है, कि हमारी जो धरोहर है, स्पेशली आवर सिनेमैटिक लेगेसी, वी आर वेरी वीक इन प्रिजर्विंग दैट। हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फिल्म आर्काइव है और प्राइवेट बहुत इंस्टीट्यूशन है। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर अपने फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट वो जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो उसको उतना ज़्यादा शायद सपोर्ट नहीं कर रही है या कर पा रही है, जिसके कारण ये सारी हमारी जो धरोहर है, ये प्रॉपरली शायद प्रिजर्व नहीं हो रही है। हम जैसे लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारे बचपन में और हमारे नॉस्टैल्जिया में हम थोड़ा सा इंडल्ज करने, हमारा भी स्वार्थ है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हमारी जो सिनेमैटिक लेगेसी है, उसको प्रॉपरली शायद और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इन कहानियों को कहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब मैं आज बैठ के आपको 10-15 लोग बता सकता हूँ जिनके बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके ऊपर कोई किताबें नहीं हैं, जिनके दे आर अनसंग हीरोज। तो उनके बारे में और बातें होनी चाहिए। हमारे फ्यूचर जनरेशन को पता चलनी चाहिए कि सिनेमा सेवेंथ आर्ट जिसको कहते हैं, उनको उसका एक बहुत रिच लेगेसी है। हम दुनिया में बात करते हैं मिस्टर रे के बारे में, सत्यजीत रे के बारे में, ऋतिक घटक के बारे में, मृणाल सेन, अतुल गोपाल कृष्णन, ये लेजेंड्स हैं, बहुत सारे बड़े फिल्म मेकर हैं। बट इसके अलावा भी हमारा एक बहुत रिच हेरिटेज है, जिसको हम पॉपुलर फिल्म्स बोलते हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म्स बोलती हैं, और उसमें एक बहुत ही रिच हेरिटेज हमारा है, जिसके बारे में ग्लोबली इतनी बातें नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से बातें होनी चाहिए। राज खोसला के बारे में और बातें होनी चाहिए, बी.आर. चोपड़ा के बारे में और बातें होनी चाहिए, असित सेन के बारे में बातें होनी चाहिए, बहुत सारे, राजेंद्र तरफदार हैं बंगाल के, उनके बारे में बातें होनी चाहिए। तो बहुत सारे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स हैं और एक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई किताबें नहीं है। फारूक शेख इतने लेजेंडरी एक्टर हैं और वो अभी अभी गुजरे हैं, 3-4 साल हुए हैं शायद, बट आज तक उन पे कोई किताब नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इतना, मुझे लगता है कि जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने ना वो भी देश का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी देश का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने में। हमारी जनरेशन जो है, हमने बहुत कुछ सीखा है फिल्मों से, राइट? तो वो जनरेशन्स भी इंस्पायर कर गए हैं, राइट? सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टू प्रिपेयर टू बिल्ड आवर माइंड्स, टू बिल्ड आवर वर्ल्ड व्यू। तो उस हिसाब से वो भी देश का काम कर रहे हैं, तो उनको वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं भी लिखती हूँ, पर मुझे बहुत बार ये दिक्कत आती कि फैमिली तैयार नहीं होती, डर जाती, कहीं कुछ निगेटिव ग्रे शेड बाहर में। आप लकी थे कि राज खोसला साहब की बेटियों ने कहा कि जो है सच है, आना चाहिए। लेकिन बहुत बार अगर कोई, आपने कहा फारूक शेख, अगर मैं किसी को अप्रोच भी करूँ तो वही डर जाएंगे कि ये तो आएगा नहीं, वो तो टॉपिक निकलेगा नहीं। ये जो डर है फिल्मी एक्टर की फैमिली में, फिल्मी जो दुनिया है उनकी फैमिली में, इसके लिए क्या किया जाए? कैसे उनको अश्योरेंस दे कि जो था वही हम लिखने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले तो बात होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी बातें हो रही है, कितना डिस्कशन हो रहा है, कौन अप्रोच कर रहा है और किसका इंटेंशन कितना है। अब
फैमिली को भी आप दोष पूरा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना, सेंसेशन पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे अगर ये पता हो कि जो काम कर रहा है वो काम को जो रेस्पेक्ट देना चाहिए उस रेस्पेक्ट से वो काम करे। मेरा यहाँ पे कहीं ये बुक अगर आप पढ़ेंगे, उनके लिए डिसरेस्पेक्ट नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट उस इंसान के लिए मेरे मन में बढ़ा है जब मैं उनके डार्कर साइड पे, ग्रे शेड्स के बारे में जब मैंने जाना, उनका रेस्पेक्ट और बढ़ गया है मेरी नज़र में, कि इतना सारा पेन और इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बाद आदमी का जो काम निकलता है उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो सिमिलरली अगर हम इंश्योर कर पाए लोगों को कि मैं जो कर रहा हूँ, काम करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें एक ऑनेस्टी है, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। और उसका एक अप्रोच होता है उस काम करने का, और उस चीज़ों को प्रेजेंट करने का फैमिली को भी एक तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि उनके फैमिली के बारे में है ये, इट्स नॉट अबाउट सम एक्सटर्नल एंटिटी, तो उसके बारे में वो सेंसिटिव होंगे, तो उनको उस तरीके से डील करना जैसे एक बच्चे के साथ होता है, ये किसी सेंसिटिव टॉपिक के साथ जब डील करते हैं तो वैसे ही इस चीज़ को डील किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, और जो सेंसिटिव है इस बारे में तो उनको सिर्फ यही बताना चाहूँगा मैं कि we owe it to the future. We owe it to the future generations, to people who will come in the future, for them to go back and study and explore कि past में कितना कुछ है, and which will possibly help them shape the future. अभी जैसे artificial intelligence आ रही है, AI, सब कुछ एक दिन मिट जाएगा, वो तो डेस्टिनी है, वो तो हो जाएगा, बट आई एम सेइंग एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए। और आज से 50-60 साल बाद लोग हिस्ट्री कैसे एक्सप्लोर करेंगे? सोशल मीडिया देख के कि 50 साल पहले फेसबुक में क्या पोस्ट आ रहे थे, तो उसके लिए किताबें होंगी आई होप, और फिल्में होंगी स्टडी करने के लिए, तो उसमें सच जो है वो आना चाहिए फ्यूचर जनरेशन्स को जानने के लिए। ये दैट इज व्हाट आई थिंक। हालांकि आपने राज साहब के जीवन के 100 साल कंप्लीट मतलब स्टडी किया है, मतलब उनकी डॉटर के लाइफ के भी, तो कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपके दिल के करीब है, आपको लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी, आपको और क्यों? दूसरा ये है कि राज साहब का कौन सा एक पहलू स्वभाव का आपको अट्रैक्ट किया? देखिए, कोई फिल्म बताना मुश्किल है, अलग अलग फिल्मों के अलग अलग पहलू हैं जो आपको अच्छी लगती है। एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, मैं हमेशा से मेरा साया से बहुत ज़्यादा मतलब मैं कनेक्ट हुआ हूँ, मैंने रेजोनेट किया है, बिकॉज इट्स मतलब थ्रिलर के हिसाब से मुझे बहुत ही मैच्योर फिल्म लगती थी वो, एज अ सस्पेंस फिल्म, क्योंकि शुरू में ही हमें दिखा दिया जाता है कि साधना जी गुजर जाती है पहले ही सीन में, और मतलब उसके 15-20 मिनट बाद वो वापस आ रही हैं और बोल रही है कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ, और जिसके सामने वो पत्नी गुजर गई है। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, और उसके जो कोर्ट सीन्स है और वो सब है, तो सस्पेंस फिल्म के हिसाब से वो बहुत ही मैच्योर फिल्म है। और उनका रिलेशनशिप जिस तरीके से दिखाया है हस्बैंड वाइफ के, और इवन लव सीन्स जिस तरीके से अप्रोच किए हैं, तो मैंने उसको एग्जामिन किया है इस बुक में भी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही वो पहुँचे हुए क्राफ्ट्समैन है, वो इस फिल्म से पता चलता है। और जो कोई एक एस्पेक्ट नहीं है उनके पर्सनैलिटी का जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक क्वालिटी उनमें थी, कि कुछ लोग होते हैं कि एक रूम में आते ही लगता है कि कोई आया है अभी, और वो सिर्फ उनके पर्सन फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं होता था किसी के भी, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं, दैट इज नॉट बिकॉज दे आर गुड लुकिंग, इट इज बिकॉज दे कैरी अ मैग्नेटिज्म अराउंड देम। तो राज जी में वो क्वालिटी थी, वो सुनने में वो चीज़ लगती थी, और जब मैं उनके लाइफ को एक्सप्लोर करता गया, वो मैग्नेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पे मुझे भी फील होने लगा। हालांकि मैंने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया है, मैं उनके साथ बैठा नहीं हूँ, बट हमेशा ये लगता था कि वो बैठे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, और मैं शायद उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये अजीब लगेगा सुनने में, बट लिखते हुए हमेशा ये लगा कि कहीं पे उनका एक प्रेजेंस है, और उनके एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है। मतलब एक आदमी जो नेपोलियन से इंस्पायर्ड हो,
वही आदमी गालिब से इंस्पायर्ड है, मिर्ज़ा गालिब से। वही आदमी के.एल. सहगल से इंस्पायर्ड है कि मुझे गाने गाने हैं, और सहगल साहब के की तरह गाने गाने हैं। और कहीं ना कहीं पे लाइफ की एक्सप्लोरेशन जो है उसको आर्ट के थ्रू प्रोजेक्ट करने की कोशिश, और जो अड़चने आई ज़िंदगी में, जो प्रॉब्लम्स आई, उसको कहीं ना कहीं पे लेके चलना, ये पता नहीं, ये बहुत मुझे एडमिरेबल क्वालिटी लगी। कि एक होता है ना फाइट करना, कि मैं उससे बाहर निकलूं, मैं उससे उभरूं, और मैं उससे बाहर आऊं, और उसको फाइट कर पाना, और करके ऐसे तो बहुत लोगों को हमने विक्टोरियस देखा है कि जिन्होंने फाइट की, जिन्होंने आगे आके उस बारे में बात की। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झेल लेते हैं जिंदगी को, मतलब उन प्रॉब्लम्स को झेलते रहते, फिर एक दिन चले जाते, पर मतलब दे हैव लिव्ड देयर लाइफ लाइक दैट। तो वो मुझे उनमें बहुत एडमिरेबल क्वालिटी लगी। हम भी तो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को झेल रहे हैं, बट ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वो किया। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। मुझे ये बुक करने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद 10% या 15% में उनकी ज़िंदगी की, उनके जो जितने आयाम हैं उसको कवर कर पाया हूँ। बहुत कुछ रह गया। आई होप आई वुड हैव मेट द मैन, तो शायद और कुछ चीज़ें आ पाती, और कुछ चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ उनको। आपने कहा बहुत कुछ रह गया, तो क्या कुछ बाकी बचा? पता नहीं, पता होता तो मैं लिख लेता। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं शायद पूछता, कि वो भागते क्यों रहते थे अपने काम से। वो इतना अच्छा, ही वाज सो गुड एट हिज वर्क। ऐसे बहुत कम होता है कि लोग खास करके पॉपुलर सिनेमा में, कि वेरी गुड क्राफ्ट्समैन, एंड येट वो भागते रहते थे अपने काम से। वो बहाने ढूंढते थे पैकअप करने के, वो बहाने ढूंढते थे काम ना करने का, लेकिन जब करते थे बहुत ही अच्छा काम कर जाते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और क्यों, मैं उनसे पूछता, आज वो होते तो मैं उनसे पूछता कि क्यों आप भाग रहे हैं, और किस चीज़ से भाग रहे हैं, और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ना, उनके पास बोलने के लिए और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कुछ था, बट मीडिया शायद इतना स्ट्रांग नहीं थी, शायद इतना ओपन नहीं थी कि सारी बातें कर पाए। जो 2-3 उनके इंटरव्यूज मिलते हैं, आपको दिखेगा ये चीज़, अगर आपको वो इंटरव्यूज, मैंने कोट भी किए उनको, कि उस ज़माने के लिए वो बहुत कैंडिड थे, बहुत कुछ वो उन्होंने बोल दिया। दो मौका मिलता तो और शायद बोलते, ठीक है, बट वो जेनरेशन, वो शायद माहौल उनको नहीं मिला, तो बहुत कुछ उनको बताना था, और बहुत कुछ करना था, और बहुत कुछ काम वो कर जाते अगर उनको मौका मिलता तो। और लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इतना प्रेशर अगर नहीं होता तो बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे। मिस्टर, आपने मतलब राज साहब की सभी फिल्में देखी, फैमिली मेंबर को मिले, उनके को स्टार जो जीवित थे उनसे भी मिले आप, तो ओवरऑल जब आपने पूरा लिख के अपना का पेन नीचे रखा, तो आपको लगता है कि उनको उनका ड्यू इंडस्ट्री ने दिया है? देखिए, एक तो मैंने पेन से नहीं लिखा, लैपटॉप में लिखा, बट लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगा कि ड्यू का तो पता नहीं, लेकिन उनको प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो शायद नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है, ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, आज के बारे में भी बोलते हैं, और हमेशा बोलते रहे हैं कि इंडस्ट्री ने कदर नहीं की, और एंड ऑल ऑफ दैट। बट इंडस्ट्री कोई एक इंसान नहीं है, कोई एक एंटिटी नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। और 4 लोग बैठ के ये डिसाइड नहीं करते कि इंडस्ट्री एक आदमी के साथ कैसा बिहेवियर करेगी। वो एक माहौल सा बन जाता है, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड बन गया है। क्योंकि हम भी एज ऑडियंस, हम भी फिल्मों को बहुत आसानी से नकार देते हैं कि ये फिल्म अच्छी नहीं थी यार, नहीं देखना, राइट। और उस फिल्म को किसी ने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगाए हैं उस फिल्म को बनाने के लिए। तो वो एक इकोसिस्टम, एक दुनिया ऐसी बन जाती है जिसमें फेलियर कभी भी हो सकता है। आप बहुत सक्सेसफुल होते हो, आदमी एकदम सर पे उठा के नाचता है, फिर अगले ही दिन सड़क पे पटक देता है। फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को, स्टार्स को, वो आज भी हो रहा है, वो पहले भी हो रहा था। ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, बट जब वो जिंदा थे, जब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दी,
एज ऑडियंस हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उंगली उठाने से पहले हमें एज ऑडियंस भी सोचना चाहिए। तो ये तो बहुत पहले से हुआ है, ये राज्य के साथ भी हुआ है कि उनकी फिल्में कभी कभी अनीता जैसी फिल्म जो उनके लिए उन्होंने बहुत दिल लगा के बनाई थी, लोगों को पसंद शायद नहीं आई, नहीं चली, तो वो इकोसिस्टम ऐसा बन जाता है कि आप अगर चल गए तो आप हीरो, और नहीं चले तो आप एकदम इस पे सड़क पे बैठ गए। तो ये इकोनॉमिक्स डिफाइंस द इकोसिस्टम, राइट। और आप अपने काम के साथ बिजी हैं, दुनिया भर में आप शूट कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो लोगों के पास भी ऐसा टाइम नहीं होता था एक दूसरे को वो समय दे पाए कि आप अगर बीमार हैं और जिंदगी के उस मकाम में है जिसमें आप फिल्म नहीं बना पा रहे हैं या अच्छी फिल्में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टाइम दे पाए। वो टाइम भी किसी और के पास शायद नहीं होता, तो ड्यू उनको नहीं मिला। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री ने नहीं दिया, शायद दुनिया ने नहीं दिया उनका जो ड्यू है। एज ऑडियंस probably we failed him, as colleagues people failed him, industry of course, but I'm saying industry is not one person, ठीक है। तो it's the whole ecosystem which comprises of the audience as well। तो audience अपने इंडस्ट्री अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते हम एज ऑडियंस। बिल्कुल छू लेने वाली बात है कि उनको इंडस्ट्री ने ड्यू दिया नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारा ग्रुप या बहुत सारी सोच होती। ऑडियंस भी है उसमें ऑडियंस भी इन्वॉल्व है। मिस्टर रॉय, आपके पास एक अवार्ड विनिंग आपका टाइटल है, नेशनल अवार्ड है उसके लिए। अभी आप राज खोसला जैसे एक अनोखा सब्जेक्ट लेके आए, इसके बाद में क्या कर रहे हैं? मैं अभी एक तो मिस्टर अमीन साहनी के मेमोइर्स पे काम कर रहा हूँ। वो लिख के गए हैं ऑलरेडी, उन्होंने लिखा है अपनी किताब, तो उसको मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उस काम में मैं उनके फैमिली के साथ कर रहा हूँ कुछ काम। वो मेरी लिखी हुई नहीं है, वो उनकी लिखी किताब है, मैं एडिट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा। और इसके अलावा अभी इसके बाद मैं काम करूँगा ऑन उत्पल दत्त पे एक बायोग्राफी पे मैं काम कर रहा हूँ। उनकी ज़िंदगी के जो दूसरे आयाम हैं उनको हमेशा से, ये भी एक देखिए अजीब बात है कि उत्पल दत्त की बात हम करते हैं और लोग मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि वो दो रोल्स के बारे में सोचते हैं, नरम गरम और गोलमाल। और उसके बाहर जो इतने बड़े जायंट हैं जिन्होंने सत्यजीत रे के साथ काम किया, मृणाल सेन के साथ काम किया, तो इतना एक्सटेंसिव काम उनका रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बंगाल में जाएंगे, ही इज़ नॉट इवन known as just a film actor, he is known as a theatre giant, ठीक है। जैसे विजय तेंदुलकर रहे हैं, जैसे बादल सरकार रहे हैं, वैसे उत्पल दत्त रहे हैं। उनके 70 से ऊपर उनके प्लेज हैं, 10 वॉल्यूम्स में उनके प्लेज का कंपाइलेशन है। तो उस दुनिया के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि वो 2 बार जेल जा चुके हैं सरकार के खिलाफ बात करने के लिए। तो वो बहुत ही एक पॉलिटिकली एक्टिव इंसान रहे हैं। वो स्टॉन्च कम्युनिस्ट थे और दो टूक बात करते थे सरकार के खिलाफ। उस ज़माने में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, प्लेज बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। तो उस एस्पेक्ट को मैं उठा के दिखाना चाहता हूँ, इन एडिशन टू हिज फिल्म्स एंड टू हिज कॉमेडी वर्क दैट ही डिड इन हिंदी सिनेमा एंड द एक्सटेंसिव सीरियस वर्क दैट ही डिड इन बंगाली सिनेमा। उनके थिएटर के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ा काम है। पता नहीं कितना टाइम मुझे लगे। इस किताब को, राज खोसला जी की किताब करने में मुझे 4-5 साल लग गए। और उसके बाद उत्पल दत्त के बाद एक और किताब है जो सत्यजीत रे साहब की एडवर्टाइजिंग के ईयर्स के ऊपर है, जो फिल्मों में आने से पहले जो उनका काफ़ी काम रहा है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, उसके ऊपर एक किताब है। एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो उनका काम रहा है, उसको एक्सप्लोर करना कि ये एजेंसी कौन सी थी, कहाँ से आई थी, क्या क्या काम हुआ था। ये थोड़ा सा काफ़ी सारा रिसर्च इस पर भी जाएगा। आप मुझे बता रहे हैं और मैं इतनी स्पीचलेस हो गई क्योंकि मेरे दिमाग में अभी से चल रहा है कि ये किताबें मैंने पढ़नी है, ये एंगल मेरे को पता करना है एज ए फिल्म क्रिटिक। तो बहुत ही फैसिनेशन वो था, मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं और आपने जो रिसर्च अभी तक की है। तो आपको ऐसे अलते गलते सब्जेक्ट, अनटच सब्जेक्ट का कोई फिक्सेशन है क्या? फिक्सेशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं जो करूँ
मैं जो लिखूं वो उन सब्जेक्ट्स के बारे में शुरू करने से पहले मुझे जितना कम पता हो उतना अच्छा। नहीं तो ये जर्नी जो है मेरे लिए भी एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी है। राज जी के बारे में जब मैंने लिखना शुरू किया उनके बारे में बहुत कम मुझे मालूम था। बचपन में कुछ फिल्में देखी थी जिनमें वो साइन आता था राज खोसला, जो कवर में भी है हमारे किताब की। तो उससे मुझे पहली बार पता चला था कि एक आदमी होता है जो डायरेक्टर है जिसका साइन रहता है फिल्म में, ठीक है। इस और 2-3 फिल्में मैंने देखी थी, बाकी उसके कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। तो ये मुझे लगा कि मुझे सीखने को मिलेगा, उनके बारे में पता चलेगा। श्रीदेवी की जब मैंने किताब लिखी उनके साउथ के बारे में मैंने लिखी कि हिंदी फिल्में तो मैंने देखी है बट उनकी साउथ फिल्में मुझे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा मुझे पता नहीं है। तो मैं उन फिल्मों के बारे में जानूं और लोगों को बताऊं। अभी उत्पल दत्त का भी कॉमेडी वगैरह हम सब देख चुके हैं, बट ये जो थिएटर की दुनिया है उसके बारे में लोगों के आगाह करो, उसके बारे में बोलूं। सत्यजीत रे का सारी फिल्मों के बारे में लोग जानते हैं, बातें करते हैं दुनिया भर में, पर उनके एडवर्टाइजिंग के करियर के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। और जो मालूम भी है वो बोलते हैं डीजे कीमर एजेंसी से है, बट वो एजेंसी कौन सी है, कहाँ से आई थी, उनके हेड कौन थे, उनके बॉस कौन थे, ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है वो। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि लिखते वक्त वो जो प्रोसेस है 3-4 साल मेरी जिंदगी के मैं बिताऊं, उसमें मैं बोर ना हूं, मुझे मजा आए और मुझे कुछ सीखने को मिले एज अ राइटर, एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। तो ये है। बाप रे। तो दर्शकों, इन्होंने अभी तक जो भी काम किया है अनोखा, नायाब किया है। राज खोसला के बारे में सुना आपने, कितना मतलब डिटेल से लिखा है। और उनकी आने वाली फिल्मों, आने वाले जो किताबें, मतलब सत्यजीत रे की जो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड है, या तो उत्पल दत्त जी का जो अनसीन एंगल है, ड्रामा है, या तो मतलब कितने स्पष्ट वक्ता थे, ये सब बातें आप पढ़ेंगे। तैयार रहिए उसके लिए, और हम भी तैयार रहेंगे मिस्टर रॉय से अगला एक इंटरव्यू प्लान करने के लिए। फिलहाल तो स्क्रीनग्राफिया से बात करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।